हाय गाइस, इट्स आरुषि। आई होप आप लोग अपना घर पे ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। एंड आज हम पढ़ेंगे एंटीजन। इम्यूनिटी का ही कंटिन्यूशन है, तो हम इम्यूनिटी वाली यूनिट पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ये छोटा सा ही चैप्टर है। हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में, हैप्टेन के बारे में, एंटीजन और होस्ट के रिलेशनशिप के बारे में, इम्यूनोजेनिसिटी को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो, और एंटीजन्स की कौन कौन सी क्लासेस होती है, ठीक है। एंटीजन के बारे में अगर देखें तो ये एक सब्सटेंस है जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई देती है, इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। जो वैसे इम्यूनोजेनिसिटी वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं हम उनको इम्यूनोजेन कहते हैं, और जो एंटीजेनिसिटी करती है उसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक एंटीजन होने के लिए आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है क्या? इम्यूनोजेनिसिटी मतलब कोई भी एबिलिटी जिससे आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, जैसे कि एंटीजन ने बी सेल के साथ बाइंड किया और इफेक्टर बी सेल्स बनाए। इफेक्टर बी सेल कौन सा होता है? प्लाज्मा सेल, ठीक है, और मेमोरी बी सेल भी बनाया। ऐसे ही एंटीजन ने टी सेल के साथ बाइंड किया और इफेक्टर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल बनाए। इफेक्टर टी सेल्स कौन से होते हैं? हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। एंटीजेनिसिटी ऑन दी अदर हैंड क्या होती है? ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। मतलब एबिलिटी उस एंटीजन की बाइंड करने के लिए, कंबाइन स्पेसिफिकली जो अब बने ना, जो हमारे रिस्पॉन्स से इफेक्टर बी सेल्स और इफेक्टर टी सेल्स और मेमोरी सेल्स बने, उनके साथ बाइंड करने वाली जो एबिलिटी है उसको हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन to combine specifically to the antibodies or the T cell surface receptors. So all molecules having immunogenicity property also show antigenicity, but the reverse is not true. Example, haptens. Haptens are antigenic but not immunogenic. लेकिन जो immunogenic होता है उसमें एंटीजेनिसिटी तो होती ही होती है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं जो एंटीजेनिक है वो इम्यूनोजेनिक भी हो। तो एक एपिटोप के बारे में पढ़ते हैं। एपिटोप इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी। तो ये एक छोटा सा एरिया होता है एंटीजन के ऊपर, 4 और 5 अमीनो एसिड्स का बना होता है या फिर मोनोसैकेराइड रेजिड्यूज से, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ सेंसिटाइजिंग टी एंड बी सेल्स, रिएक्टिंग विद स्पेसिफिक साइट ऑफ टी सेल रिसेप्टर और एन एंटीबॉडी। तो ये एपिटोप उस एंटीजन का एकदम छोटा सा पार्ट है, छोटा सा एरिया है, वो भी टी सेल बी सेल को सेंसिटाइज करेगा, वहाँ पे जाके उसकी एक स्पेसिफिक साइट से जाके बाइंड हो जाएगा, उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो एंटीबॉडी, जो हमारी बी सेल वाली एंटीबॉडी है, जो उस पर जो स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे ये एपिटोप आके बाइंड करेगा, उस जगह को हम कहते हैं पैराटोप। तो एंटीजन के ऊपर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है एपिटोप, और एंटीबॉडी के ऊपर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है पैराटोप, ठीक है। अब एपिटोप भी दो टाइप्स के हैं, सीक्वेंशियल और लीनियर एपिटोप, और कन्फर्मेशनल और नॉन सीक्वेंशियल एपिटोप। जो सीक्वेंशियल और लीनियर होते हैं वो सिंगल लीनियर सीक्वेंसेस होते हैं, और जो कन्फर्मेशनल होते हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटीजन्स हैविंग टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। जो टी सेल्स होते हैं वो हमारे सीक्वेंशियल एपिटोप को रिकग्नाइज करते हैं, और जो बी सेल्स होते हैं वो हमारे कन्फर्मेशनल एपिटोप्स को रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीजन के बारे में सारा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हैप्टेन क्या होता है? हैप्टेन लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल है और उसमें इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है, लेकिन उसमें एंटीजेनिसिटी है, ठीक है। तो इट कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर, but it does not induce any immune response, okay, but hapten can become immunogenic when combined with a larger protein molecule called carrier, ठीक है। तो इस समय क्या पता चलता है कि इम्यूनोजेनिसिटी के लिए हमें थोड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट ज़रूरी है, लेकिन हैप्टेन लो मॉलिक्यूलर वेट है और इसलिए उसमें इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है, उसमें सिर्फ एंटीजेनिसिटी है। तो अगर हम हैप्टेन में एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कैरियर डाल देंगे तो वो भी इम्यूनोजेनिक बन सकता है। हैप्टेन्स के भी दो टाइप है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 और मोर एपिटोप्स का है और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से विजुलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हैप्टेन विजुलाइज हो सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। लेकिन जो सिंपल हैप्टेन्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही एपिटोप होता है, यूनिवेलेंट,
और वो भी बाइंड कर सकता है एंटीबॉडी से, लेकिन ये विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पहले के 2 टॉपिक्स हमने ख़त्म कर दिए। अब हम पढ़ते हैं एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप। अब एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे कि एंटीजन किस किस ग्रुप्स के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पहला आता है सेल्फ और ऑटो एंटीजन्स। ये जो एंटीजन्स होते हैं ये अपने होस्ट के ही होते हैं, अपनी बॉडी के ही होते हैं, इम्यूनोजेनिक नहीं होते। मतलब जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, इट डज नॉट रिएक्ट टू इट्स ओन एंटीजन विच इज़ ड्यू टू एग्जिबिटिंग अ मैकेनिज्म कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। तो ये अपने जो सेल्फ एंटीजन्स होते हैं उनके लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं और इसकी इम्यूनोजेनिसिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स अपने ही एंटीजन के लिए जनरेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें ऑल्टर हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स, और फिर अपने ही जो एंटीजन है वो भी हमारी बॉडी को हार्म करने लगते हैं, वो भी इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं हमारे फॉरेन एंटीजन या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन। तो ये इम्यूनोजेनिक होते ही होते हैं। इसमें भी 2-4 टाइप्स है। फॉर एग्जांपल एलोजेनिक क्या होता है, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, मतलब ये सिर्फ इस स्पीशीज़ में पाया जाता है, ये वाले सिर्फ इस स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। आइसो एंटीजन क्या होता है, ये हमारे सबसेट ऑफ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होता है, मतलब इस स्पीशीज़ में भी, इस ब्लड ग्रुप वाले बंदों में, इस स्पीशीज़ के अंदर इन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स वाले में, तो ये सब सेट्स ऑफ स्पीशीज़ में होते हैं। जो हेट्रो एंटीजन्स होते हैं वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एंटीजन्स और ऑफ प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट कहा अलग स्पीशीज़, एनिमल कहा अलग स्पीशीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा अलग स्पीशीज़। ठीक है, तो इनको हम हेट्रो एंटीजन्स कहते हैं। एक नई चीज़ होती है हेट्रोफाइल एंटीजन्स। अब हेट्रोफाइल एंटीजन्स क्या होता है, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ में तो है, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन जो एपिटोप है ना, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, वो स्मॉल एरिया जो मैंने बताया अभी, वो सेम होता है इनका। तो अगर हमने किसी एक के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई तो वो दूसरे के लिए भी एक्ट कर सकती है सेम तरीके से। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरे वाले की बनाई तो वो इस वाले के तरीके से कर सकती है। तो एंटीबॉडीज़ दोनों पे सेम काम करेगी क्योंकि उनका एपिटोप, जैसे व्हील फेलिक्स रिएक्शन जो कि टाइफस फीवर के लिए यूज़ होता है, पॉल बनल टेस्ट जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए यूज़ होता है, एप्स्टीन बाय वायरस से कॉज करता है, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट ये हमारे एटिपिकल निमोनिया के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ही ये हेट्रोफाइल एंटीजन्स का डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम इनको सीरोलॉजिकल टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो किसी और जो सेम एपिटोप शेयर करता है उस पर एंटीबॉडी टेस्ट करके हम एक पेशेंट को दे सकते हैं। फिर आते हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी पे। तो सबसे पहला है साइज़। जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतना ही पोटेंट होगा। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। केमिकल नेचर, प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है और न्यूक्लिक एसिड सबसे कम। बीच में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन बीइंग द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनोजन एंड न्यूक्लिक एसिड बीइंग द लोएस्ट और वीकेस्ट इम्यूनोजन। फिर आता है थर्ड, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एंटीजन टू टिश्यू एंजाइम्स। सो ओनली सब्सटेंसेस दैट आर ससेप्टेबल टू द एक्शन ऑफ टिश्यू एंजाइम्स आर immunogenic. Degradation of the antigen by the tissue enzymes produces several immunogenic fragments having more number of epitopes exposed. तो कोई भी एंटीजन जिस पे ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा टिश्यू एंजाइम से वो ज़्यादा अच्छा इम्यूनोजन होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टूटेगा, उसके ज़्यादा एपिटोप्स हमारे खुलेंगे और ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है। फोर्थ, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो भी पॉलीमर्स होते हैं वो इम्यूनोजेनिक होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। फिर 5, फॉरेननेस टू दी होस्ट। जितना ज़्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी। एग्जाम्पल जैसे प्लांट एंटीजेंस आर मोर इम्यूनोजेनिक देन एनिमल एंटीजेंस। अब ह्यूमन ज़्यादा हम एनिमल से रिलेटेड है ना, प्लांट से कम रिलेटेड है। तो अगर प्लांट का कोई एंटीजन आएगा ना वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा क्योंकि फाइलोजेनेटिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सेल्फ एंटीजन्स तो होते ही नहीं इम्यूनोजेनिक, अपने ही एंटीजन या फिर जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है।
आइसो एंटीजन्स इम्यूनोजेनिक नहीं होते इतने, बट मतलब जो जिन जिन में हो गए ये सेम उनमें तो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, लेकिन दूसरों के लिए इम्यूनोजेनिक होगा। ठीक है। आइसो एंटीजन क्या आता है? सबसेट्स ऑफ स्पीशीज, मतलब एग्जांपल ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन। तो अगर आप सेम ब्लड ग्रुप वाले में दे रहे हो तो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, लेकिन आप किसी और ब्लड ग्रुप वाले को दे रहे हो जिसका अपोजिट ब्लड ग्रुप है आपसे या कोई और ब्लड ग्रुप है, तो उसमें इम्यूनोजेनिक होगा। फिर आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड दिस इज ड्यू टू द जेनेटिक डिफरेंसेस। ठीक है। अब सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके जीन्स डिफरेंट है, सबका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स भी अलग अलग होगा। इसी की बेसिस पे हम 3 टाइप के लोग बोलते हैं, रिस्पॉन्डर्स, स्लो रिस्पॉन्डर और नॉन रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर्स वो जिनमें एंटीबॉडी बहुत जल्दी से बन जाती है, स्लो रिस्पॉन्डर वो जिसमें एंटीबॉडी स्लोली बनती है, और नॉन रिस्पॉन्डर वो जिसमें एंटीबॉडी बनती नहीं। फिर आते हैं ऑप्टिमल डोज ऑफ एंटीजन। अगर कम डोज दोगे तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, अगर ज़्यादा डोज दे दोगे तो टॉलरेंस हो जाएगी, है ना। फिर आता है हमारा रूट ऑफ एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो IgA बनेगा अगर ओरल दोगे, IgE होगा अगर जैसे एलर्जी वाले पॉलन इनहेलेशन हो जाएगा, है ना। IgG बनेगा अगर पारेंटली दोगे। और साइट ऑफ इंजेक्शन भी बहुत मैटर करती है। जैसे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो डेल्टॉइड इंजेक्शन में ज़्यादा काम करेगी ग्लूटेल इंजेक्शन से। ठीक है। रिपीटेड डोजेज ऑफ एंटीजन्स। तो समटाइम्स टू जनरेट एन एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स रिपीटेड डोजेज हैव टू बी गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर आफ्टर सर्टेन डोजेज ऑफ एंटीजन्स नो फर्दर इंक्रीज इन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज सीन। तो कभी कभी इम्यून रिएक्शन जनरेट करने के लिए हमें 2-4 बारी डोजेस देनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार बहुत हो गया ना कि इतनी डोज दे दी, उसके बाद तुम अगर इंक्रीज़ भी करो डोज तो कोई फ़र्क नहीं आता, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है मल्टीपल एंटीजेंस में। इसमें क्या हो रहा है कि 2 और मोर एंटीजेंस आर एडमिनिस्ट्रेड साइमल्टेनियसली बट देयर इफेक्ट्स में वैरी। द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू वन और द अदर एंटीजन may be equal or diminished due to antigenic competition or enhanced due to adjuvant like action। अब क्या होगा कि मल्टीपल एंटीजन्स आप दे रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा आप एक साथ दे रहे हो। अब या तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इक्वल रहेगा या कम हो जाएगा, ये हमारे एंटीजेनिक कॉम्पिटिशन अगर दोनों अपोजिटली काम करते हैं, या फिर जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो एनहांस हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? एडजुवेंट की वजह से। अभी एडजुवेंट पढ़ेंगे हम क्या होता है। फिर लास्ट है इफेक्ट ऑफ प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है। अगर एंटीबॉडी पहले ही दे दो आप रिस्पॉन्स जनरेट होने से पहले, तो हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स आना हो वो और सप्रेस हो जाए, वो और कम हो जाए। एग्जाम्पल जैसे जो RH नेगेटिव वुमेन होती है जिसमें RH पॉजिटिव फीटस होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पहली एंटी RH ग्लोबुलिन उसकी मदर को दे देते हैं जिससे ये RH सेंसिटाइजेशन प्रिवेंट हो जाए। फिर आते हैं हम एडजुवेंट पे। तो एडजुवेंट क्या होता है? इट एनहांसेस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन एंड दे आर यूजुअली एडेड टू द वैक्सीन्स टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन एंटीजन। तो क्या कर रही है हमारा एडजुवेंट? वही एनहांस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को। तो हम इसको जनरली वैक्सीन के साथ में दे देते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स हमारा इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और हम उसके उस डिसीज़ के अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना लें। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? एलम, मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन, फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। अदर बैक्टीरिया और देयर प्रोडक्ट्स, नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे हमारे कुछ एडजुवेंट के एग्जाम्पल्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है? डिलेइंग द रिलीज ऑफ एंटीजन। क्या करेगा एडजुवेंट? ये हमारा ना प्रेसिपिटेट कर देगा एंटीजन को और उसको धीरे धीरे छोड़ेगा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो क्या होगा? इससे प्रोलॉन्ग हो जाएगा हमारा एंटीजेनिक एक्सपोजर। तो जितना हमारा एंटीजेनिक एक्सपोजर लंबा होगा उतना ज़्यादा अच्छा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। और क्या करता है ये? एक्टिवेटिंग फेगोसाइटोसिस। तो एडजुवेंट एंटीजन प्रेसिपिटेट इज ऑफ लार्जर साइज, दस इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस भी तब होगा जब बढ़िया एक अच्छा सा साइज़ मिलेगा। तो जब एडजुवेंट हम एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे तो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो बस ये उस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ कर रहा है। और क्या कर रहा है? एक्टिवेट करेगा ये हमारे T हेल्पर सेल्स को। ठीक है।
वही फिर बाद में हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। तो ऐसे हमारा एडजुवेंट काम करता है। लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजेंस। सो इट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब कैसे एंटीबॉडी हमारी बनेगी, उस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम एंटीजन को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, टी डिपेंडेंट एंटीजन, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन और सुप्रा एंटीजन। ठीक है, टी डिपेंडेंट एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली जो हमारे एंटीजन होते हैं वो टी डिपेंडेंट होते हैं, हम उनको नॉर्मल एंटीजन भी कहते हैं। ये हमारे प्रोसेस और प्रेजेंट होते हैं एपीसी से, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से थे, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, जो मैंने इम्यूनिटी का अपलोड किया था, डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, ये हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और ये फिर क्या करेंगे, टी सेल का एक्टिवेशन करेंगे, साइटोकिन्स रिलीज करेंगे और बी सेल्स को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनाएंगे। एग्जाम्पल, एक्सोटॉक्सिन। इस फिगर में देखिए, जो हमारा नंबर 1 है टी डिपेंडेंट एंटीजेंस या फिर नॉर्मल एंटीजन है, ये आएगा हमारा प्रोसेस और प्रेजेंट होगा ये हमारा एपीसी से, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। फिर ये हमारे ग्रीन वाला जो सेल दिख रहा है टी सेल को एक्टिवेट कर देगा और साइटोकाइन का रिलीज होगा। फिर बी सेल मोनोक्लोनल स्टिमुलेशन करेगा, इट विल स्टिमुलेट मोनोक्लोनल बी सेल। ठीक है, और फिर लास्ट में ये हमारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो ऐसे हमारे टी डिपेंडेंट एंटीजेंस काम करते हैं। ठीक है, टी डिपेंडेंट के बारे में अगर हम थोड़ा और देखें तो दीज आर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन नेचर और वाइड रेंज ऑफ डोजेस पे काम करते हैं। मेमोरी इनमें होती है, ठीक है, क्योंकि बी सेल मोनोक्लोनल बी सेल हमारा बन रहा है। फिर एंटीजन प्रोसेसिंग स्टेप ज़रूरी है, एपीसी हमें चाहिए, रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है। एक्टिवेट बी सेल्स मोनोक्लोनली, एक्टिवेट मैच्योर बी सेल्स ओनली। ठीक है, एक्शंस अंडरगो एफिनिटी मैच्योरेशन एंड क्लास स्विच ओवर और एंटीबॉडीज ऑफ ऑल क्लासेस कैन बी प्रोड्यूस। तो ये हमारे टी डिपेंडेंट के बारे में था। फिर आते हम टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस पे। कुछ ही एंटीजन ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सीधा बैक्टीरियल कैप्सूल, फ्लैजिला और लाइपोपॉलीसैकेराइड पे काम करता है। एपीसी और टी सेल्स को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सीधा इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर जो बी सेल पे प्रेजेंट होता है उन पे जाके एक्ट करेगा और बी सेल को स्टिमुलेट करेगा पॉलीक्लोनली। ठीक है, इससे हमारी एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी सिक्रीशन नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की, और इसको हम हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया कंडीशन कहते हैं, जहाँ पे हमारा नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये हमारे टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस है जो सीधा बैक्टीरियल कैप्सूल, फ्लैजिला, एलपीएस पे एक्ट करेगा। इननेट इम्यून रिसेप्टर्स ऑन बी सेल्स पे जाएगा सीधा और पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन करेगा और फिर हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया वाली कंडीशन को बढ़ाएगा, मतलब इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो हम टी इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़े और पॉइंट्स देखते हैं। स्ट्रक्चरली सिंपल होता है, एलपीएस कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड और फ्लैजिला डोज डिपेंडेंट होते हैं। नो मेमोरी, नो एंटीजन प्रोसेसिंग, एपीसी और टी हेल्पर सेल्स का यूज़ नहीं करता ये। स्लोली मेटाबोलाइज्ड, एक्टिवेट बी सेल्स पॉलीक्लोनली, एक्टिवेट बोथ मैच्योर एंड इमेच्योर बी सेल्स। ठीक है, दे डू नॉट गो अंडर एफिनिटी मैच्योरेशन, क्लास स्विच ओवर, इसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आईजीएम और IG3 एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लास्ट है हमारा सुपर एंटीजेंस। तो सुपर एंटीजेंस हमारी थर्ड वैरायटी होती है एंटीजन की क्लास की। ये हमारे कैन एक्टिवेट टी सेल्स डायरेक्टली विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये हमारे टी सेल्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा है, एपीसी नहीं ले रहा। ठीक है, एपीसी की इसको ज़रूरत नहीं है। और टी सेल्स में भी एक वेरिएबल बीटा रीजन होता है, वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, वहाँ पे जाके ये लगेगा। फिर नॉन स्पेसिफिकली ब्रिज करेगा ये हमारे एपीसी के एमएचसी वाले पार्ट और टी सेल के रिसेप्टर वाले पार्ट के बीच में जाके। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फिगर में। ठीक है,
फिर नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ टी सेल लीड्स टू मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस. दिस इज नोन एज साइटोकाइन स्टॉर्म, which include inflammatory mediators such as interferon gamma, interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha and beta. तो ये हमारे सुपर एंटीजन क्या कर रहे हैं, सुपर एंटीजन क्या कर रहे हैं, ये हमारे APC से प्रोसेस वगैरह नहीं हो रहे, ये उस चीज़ को बाईपास कर रहे हैं. सो दे बाईपास APC प्रोसेसिंग बट बाइंड्स नॉन स्पेसिफिकली टू द V बीटा रीजन ऑफ TCR, मतलब वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ TCR. अब ये आप देख रहे होंगे APC के, MHC के और T सेल वाले रिसेप्टर के, इन दोनों के बीच में ब्रिज कर रहा है, वहाँ पर जाके ये बाइंड कर रहा है. ठीक है. फिर जाके ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, साइटोकाइन बहुत सारा रिलीज़ करेगा, इस चीज़ को हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं. पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन करेगा और हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़. ठीक है. और दे एक्टिवेट बी सेल पॉलीक्लोनली, ये हमने डिस्कस कर लिया. और फिर हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया कंडीशन करेगा. एग्जाम्पल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स. और बाकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे वायरल सुपर एंटीजन जैसे एप्स्टीन-बार वायरस और साइटोमेगालोवायरस, रेबीज़ और HIV वाला. ठीक है, ये हमारे वायरल सुपर एंटीजन्स है. फंगल में आएगा मैलासीजिया फरफर. ठीक है. फिर डिसीजेज एसोसिएटेड विद सुपर एंटीजन्स, तो ये बहुत नंबर ऑफ डिसीजेज कॉज कर सकते हैं, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग, स्कैलेट स्किन सिंड्रोम, एटोपिक डर्माटाइटिस, कावासाकी सिंड्रोम, सोरियासिस, एक्यूट डिसएमिनेटेड एंसेफेलोमाइलिटिस. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, हेट्रोफाइल एंटीजन्स. हेट्रोफाइल एंटीजन्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज़ होती है पर इनमें एपिटोप सेम होता है. एडजुवेंट क्या होता है, एडजुवेंट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा. ठीक है, जब भी ये, और हम इसको वैक्सीन्स में मेनली ऐड करते हैं. एग्जांपल क्या होता है उसके, एलम, मिनरल ऑयल है ना, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स. फिर सुपर एंटीजन क्या थे, ये हमारी सीधा टी सेल, जो हमारा एंटीजन होता है सीधा टी सेल को स्टिमुलेट करता है, बाईपास करता है APC प्रोसेसिंग को. ठीक है. और फिर ये हमारे साइटोकाइन स्टॉर्म करता है और फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है. ठीक है. MCQ देख लेते हैं. तो नंबर 1 है सुपर एंटीजन कॉजेस. नंबर 1 A पार्ट एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, B पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स, C एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय मैक्रोफेज, D एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. तो हमारा सुपर एंटीजन क्या करता है, पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स, यानी B ऑप्शन. ठीक है. बाकी सब वो काम ये नहीं करता है. सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट एंटीजेनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. तो हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन इज T डिपेंडेंट, बैक्टीरियल कैप्सूल, फ्लैजिला, लाइपोपॉलीसैकेराइड और एक्सोटॉक्सिन. तो कैप्सूल, लाइपोपॉलीसैकेराइड और फ्लैजिला ये हमारे T डिपेंडेंट नहीं होते, ये हमारे T इंडिपेंडेंट होते हैं. और तो एक्सोटॉक्सिन ही हमारे यहाँ पे आंसर है, जो कि हमारा एंटीजन T डिपेंडेंट एंटीजन है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा एंटीजन का टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये अच्छे से थोड़ा समझ आ गया हो. नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैंने कहाँ गलती की बताने में, मैं आपका डाउट वो क्लियर कर दूँगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.